हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब ब्रेन में कोई डैमेज होता है या ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन: ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स refers to any condition that causes physical organic damage or dysfunction of the brain, leading to disturbances in a cognition, behavior, personality, memory और consciousness। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स जो कि ब्रेन में कोई डैमेज होने की वजह से या ब्रेन जब अच्छे से काम नहीं करता उसकी वजह से होते हैं, और ये पेशेंट के जो कॉग्निशन होता है, मतलब कि कॉग्निटिव फंक्शन जैसे कि थिंकिंग, अटेंशन, मेमोरी, ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स की वजह से। पेशेंट का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाता है पर्सन, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसकी मेमोरी भी अफेक्ट होती है और पेशेंट का कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट होता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स की वजह से। This is the definition of organic brain disorder. Now we discuss types of organic brain disorder. First, delirium, second, dementia. ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन डिमेंशिया और डिलीरियम ये दो मेन टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम डिलीरियम को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिमेंशिया को डिस्कस करेंगे। डिलीरियम, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डिलीरियम का। डिलीरियम इज एन एक्यूट ट्रांसिएंट डिस्टर्बेंसेस इन अ कॉन्शियसनेस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन अ कॉग्निशन मैनिफेस्ट प्राइमरली बाय एन इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन। डिलीरियम, इसमें कॉन्शियसनेस जो रहता है पेशेंट का वो अफेक्ट होता है और उसका सबसे पहला मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है? अटेंशन इम्पेयरमेंट, मतलब कि पेशेंट का जो अटेंशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने आप को किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है। The patient's inability to focus, sustain, or shift attention can result in the impairment of other कॉग्निटिव फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी। और पेशेंट का अटेंशन डिस्टर्ब होने की वजह से जो अदर कॉग्निटिव फंक्शंस रहते हैं वो भी इम्पेयर हो जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि मेमोरी, पेशेंट की मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे डिलीरियम का। डिलीरियम इज अ कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय इनअटेंशन एंड एक्यूट कॉग्निटिव डिसफंक्शन। डिलीरियम क्या होता है? इसमें इनअटेंशन होता है, मतलब पेशेंट का अटेंशन जो रहता है वो एक जगह पर नहीं रहता, बहुत जल्दी शिफ्ट होता रहता है। पेशेंट अपने आप को एक जगह पर, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, उसका अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है और जो उसके कॉग्निटिव फंक्शंस रहते हैं वो भी डिसफंक्शनिंग उनमें देखने को मिलती है, मतलब कि वो फंक्शन नहीं करते, जैसे कि मेमोरी वगैरह हो गया, वो पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिलीरियम। अब हम देखेंगे इंसिडेंस ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम हैज़ द हाइस्ट इंसिडेंस अमंग ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, अबाउट 10 to 25% ऑफ मेडिकल सर्जिकल पेशेंट एंड अबाउट 20 to 40% ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट्स मीट द क्राइटेरिया फॉर डिलीरियम ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। डिलीरियम सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिलीरियम देखने को मिलता है, और ये 10 to 25% जो मेडिकल सर्जिकल पेशेंट रहते हैं उनमें देखने को मिलता है, और 20 to 40% जो जेरियाट्रिक पेशेंट रहते हैं उनमें डिलीरियम देखने को मिलता है। ऑल्दो डिलीरियम में अगर इन एनी एज ग्रुप इट इज़ अ मोस्ट कॉमन अमंग द एल्डरली। डिलीरियम जो रहता है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन जो एल्डर पेशेंट रहते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे ईटियोलॉजी ऑफ डिलीरियम। फर्स्ट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन में कोई ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई तो उसकी वजह से डिलीरियम हो सकता है। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब कि स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जो ब्रेन की सेल्स रहती है, जिससे इश्केमिया हो जाती है, और जिससे इश्केमिया हो जाती है और वहाँ के जो सेल्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, वो डेड होने लग जाते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सच एज़ अ थायमिन डेफिशिएंसी, थायमिन की डेफिशिएंसी से डिलीरियम हो सकता है। एक्सपोज़र टू टॉक्सिन सच एज़ अ लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइज़निंग, मरकरी एटसेट्रा। और टॉक्सिन जैसे लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मरकरी, इन सब से एक्सपोज़ होने की वजह से डिलीरियम हो सकता है। ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से हो सकता है। इंट्राक्रैनियल इवेंट, स्ट्रोक, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन। इंट्राक्रैनियल इवेंट जैसे कि स्ट्रोक हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन है ब्रेन में, तो उसकी वजह से डिलीरियम हो सकता है। एपिलेप्सी, अगर कन्वल्जन आते हैं, पेशेंट को फिट्स आते हैं तो उसकी वजह से डिलीरियम हो सकता है। हाइपोक्सिया, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डिलीरियम हो सकता है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अगर अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसकी वजह से डिलीरियम हो सकता है पेशेंट को।
साइकोपैथोलॉजी ऑफ डिलीरियम। अब हम देखेंगे पेशेंट में डिलीरियम किस तरह से होता है। कोलिनर्जिक डेफिशिएंसी, कोलिनर्जिक की कमी की वजह से पेशेंट को डिलीरियम हो सकता है। दिस इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट मैकेनिज्म। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट दोज हू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ कोलिनर्जिक आर एट अ मोर रिस्क फॉर डेवलपिंग डिलीरियम। डिलीरियम इज़ अ सीन इन अ ओवरडोज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सच एज़ एट्रोपिन। ऐसा देखा गया है कि जो कोलिनर्जिक होता है उसकी कमी की वजह से पेशेंट में डिलीरियम होता है। स्पेशली जब हम पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे एट्रोपिन देते हैं, जब एट्रोपिन का ओवरडोज हो जाता है पेशेंट में तो उसमें डिलीरियम देखने को मिलता है। दिस इज़ द साइकोपैथोलॉजी ऑफ डिलीरियम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिलीरियम। सीइंग, हियरिंग और फीलिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, हैलुसिनेशन। पेशेंट में हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट को ऐसी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, इमेजेस दिखाई देती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, वॉइस सुनाई देती हैं जो कि रियल में प्रेजेंट नहीं होती। जैसे पेशेंट इसमें कमेंट करेगा कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि कोई मुझ पर कमेंट कर रहा है, मुझे कमांड दे रहा है, मुझे कोई दिखाई देता है, जबकि रियल में कोई भी पर्सन नहीं होता है, ना ही किसी की आवाज़ होती है। रेस्टलेसनेस, एजिटेशन और कम्बेटिव बिहेवियर। पेशेंट जो रहेगा रेस्टलेस फील करेगा, एजिटेशन होगी, कम्बेटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। बीइंग अनयूजुअली क्वाइट एंड विथड्रॉवल। और बिना किसी रीज़न के अगर पेशेंट कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो करना स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। स्लोड मूवमेंट और लेथार्जी। पेशेंट का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करेगा, लेथार्जिक हो जाएगा। डिस्टर्ब्ड स्लीप हैबिट्स। और पेशेंट का जो स्लीप हैबिट्स है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएँगी। लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन जो रहेगा उसमें कमी हो जाएगी। डिसओरिएंटेशन, पेशेंट का जो ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। जैसे कि पेशेंट को पता नहीं रहेगा कि आज डे कौन-सा है, टाइम क्या है, जगह कौन-सी, ये सारी चीज़ें पेशेंट को नहीं पता रहेंगी। इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसकी पूरी साइको एनालिसिस करेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और पेशेंट रहेगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को मेडिकेशन देंगे, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स में पेशेंट को हैलोपेरिडोल देंगे, रिस्पेरिडोन देंगे। शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव्स में लाराज़ेपाम देंगे पेशेंट को। विटामिन्स, विटामिन्स में थायमीन हाइड्रोक्लोराइड देंगे पेशेंट को, साइनोकोबालामिन देंगे। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिलीरियम। फर्स्ट, प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। पेशेंट को फ्लूइड देंगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देंगे। पेशेंट शुड नेवर लेफ्ट अलोन। और पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, हमेशा पेशेंट के साथ रहना है, क्योंकि पेशेंट जो रहता है वो ओरिएंट नहीं रहता है, इसलिए पेशेंट के साथ ही रहना है। एलिमिनेट और मिनिमाइज रिस्क फैक्टर। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, कम करना है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिलीरियम हो सकता है। प्रोवाइड अ थेरापेटिक एनवायरनमेंट। पेशेंट को थेरापेटिक एनवायरनमेंट देना है। फॉस्टर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को फास्टर करना है, मतलब कि पेशेंट को बताना है कि अभी डे क्या है, ये सारे कैलेंडर लगा के रखना है, ताकि पेशेंट को ईज़िली पता चल सके कि डे क्या है, और उसको बीच-बीच में ओरिएंट करते रहना है, जैसे बताना है कि अब प्लेस कौन-सा है, ये सारी चीज़ें बताना है पेशेंट को। प्रोवाइड रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस देना है पेशेंट को। फैसिलिटेट स्लीप, और स्लीप में हेल्प करना है, जैसे कि लाइट डिम कर देना है, नॉइज़ ना हो इसका ध्यान रखना है, कंफर्टेबल बेड बना देना है ताकि पेशेंट को अच्छे से नींद आ जाए। फॉस्टर फैमिलियरिटी, फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहना है। कम्युनिकेशन, और पेशेंट से बातचीत करते रहना है, ताकि पेशेंट जो रहे वो ओरिएंट हो सके, डिसओरिएंटेड ना हो। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।